हम देखते हैं ताशकंद में अकस्मात मृत्यु होती है और फिर दोबारा से गुलजारी लाल नंदा जी को प्रधानमंत्री के रूप में, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करना पड़ता है। पहला कार्यकाल के रूप में इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में विशिष्ट घटनाएं हुई, कुछ सकारात्मक हुई, कुछ नकारात्मक हुई। उसी में हमने देखा पोखरण के विस्फोट के समय एक गौरवशाली क्षण। उसके बाद हमने देखा कि आपातकाल के समय हमारे जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का किस तरीके से हनन किया गया, किस तरीके से लोगों की स्वतंत्रता का हनन किया गया। इसके बाद बहुत सारे संविधान संशोधनों को हम लोगों ने इसमें दृष्टिपात किया। अब आज से हम ये देख रहे थे कि 25 जो उनका 1975 को से 1977 तक का जो आंतरिक आपातकाल था, उसके बाद देश में उनके प्रति एक आक्रोश की लहर उठती है और 1977 के जो चुनाव में पहली गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकार आती है। किसके नेतृत्व में? मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में। ये इसका प्रमुख घटनाक्रम ये है कि ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी जिसमें पहला गठबंधन का कह सकते हैं कि इसमें शासन हुआ। जो भी 42वें संविधान संशोधन में जो इंदिरा ने प्रधानमंत्री के रूप में जो भी अपनी शक्तियों को बढ़ाया था और संविधान में जो भी संशोधन किए थे उसको निष्प्रभावी करने के लिए मोरारजी देसाई ने 44वां संविधान संशोधन 1978 किया, ताकि जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके प्रभावों को हम क्या कर सके, हम उसको कम कर सके। इन्हीं के कार्यकाल में एक विशिष्ट घटना ये थी कि उन्होंने विदेश मंत्री के रूप में हमारे अगले जो आने वाले वर्षों में देश के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त थे और उनको जीवनों में उन्होंने संबोधित किया था। और ये जो उनका संबोधन था ये किसमें था? हिंदी में था। तो ये भी आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि यूएनओ में पहली बार हिंदी में संबोधन करने वाला है ये जो विशेषता है या उपाधि है ये किसको प्राप्त है? तो हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी को। अगला जो महत्वपूर्ण इनके शासनकाल में जो कार्य हुआ था 1978 में मंडल आयोग का गठन किया था। हालांकि मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी, लेकिन उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं करवाया था। बाद में हम देखते हैं वीपी सिंह ने मंडल आयोग को देश में लागू करवाया और देश में बहुत जगह पर क्या हुए, विरोध प्रदर्शन हुए, बहुत से छात्रों ने आत्मदाह किया और एक तरीके से अराजक स्थिति व्याप्त हो गई। तो मंडल आयोग का गठन करवाने में श्री मोरारजी देसाई 1978 में महत्वपूर्ण योगदान था। जो भी रिपोर्ट आई उसको क्रियान्वित नहीं करवाया गया। क्रियान्वित कब करवाया गया? 10 साल बाद वीपी सिंह की सरकार के द्वारा। अगली महत्वपूर्ण है, आपको पता है 1957 में पंचायती राज संस्थाएं आपने पढ़ी होंगी और पंचायती राज संस्थाओं को महत्ता देने के लिए समय समय पर अनेक कमेटियों ने अपनी अनुशंसाएं दी हैं। मैंने आपको बताया था कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 में जो गठित की गई थी उसने पंचायत का त्रिस्तरीय ढांचे की बात की थी। अगली 1977 में जो दूसरी महत्वपूर्ण समिति गठित की गई थी वो क्या थी? अशोक मेहता समिति। इसकी विशेषता क्या है? बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तरीय पंचायत गठन की बात कर रही है और अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायत के गठन की बात की थी। तो श्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल की ये प्रमुख घटनाएं हैं। अगले जो विशेष कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए जो उनका कार्यकाल था वो अगले प्रधानमंत्री के रूप में चौधरी चरण सिंह का उनका कार्यकाल था। एक विशिष्ट बात ये है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी संसद में सामना नहीं किया वो कौन है? तो हम इसका आंसर लेते हैं चौधरी चरण सिंह। ठीक है, दिसंबर 1979 में इलेक्शन होते हैं, चुनाव में वापस कमबैक करती है कांग्रेस सरकार और वापस द्वितीय कार्यकाल के रूप में इंदिरा जी को अपना द्वितीय कार्यकाल मिलता है। इस समय कहीं ना कहीं कश्मीर में जो अभी एक शांति थी, वहाँ पर देश में अराजक स्थिति का या आंतरिक रूप से उसकी अखंडता और संप्रभुता के लिए इंदिरा जी का दूसरा कार्यकाल एक तरीके से अपनी विशिष्ट स्थान रखता है कि 2 तरह से, एक कश्मीर में पाक प्रायोजित आतंकवाद और दूसरे पंजाब में पाक प्रायोजित आतंकवाद और कुछ आंतरिक तत्वों के कारण अलगाववाद की मांग चल रही है। पंजाब में सिखों के द्वारा, कुछ खालिस्तानी सिखों के द्वारा अलग पंजाब को करने की बात चल रही थी और उन्होंने पहले कश्मीर बहुत शांत था और जो अराजकता थी ना बच्चों को कहाँ थी? पंजाब में। और काफ़ी
ज़्यादा जो आतंकवाद था, जो इस तरीके की घटनाएं थी, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। तो उन्होंने एक फॉरवर्ड कदम उठाते हुए पंजाब की इन आतंकवादी या खालिस्तानी मांगों को क्या किया, न सिर्फ उन्होंने खत्म किया वरन पंजाब को एक अशांत स्टेट से एक शांत स्टेट में तब्दील करने में जो भी सेना की महत्वपूर्ण भूमिका है, उसमें एक लीडिंग रोल का काम दूसरे कार्यकाल में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। अगली महत्वपूर्ण बात क्या है, आपको पता है अलग खालिस्तान की मांग करने को लेकर पंजाब बहुत अशांत था और आतंकवादियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में क्या कर दिया था, कब्जा, छिपे हुए थे। इनको ये लग रहा था कि सेना इसमें इंटर नहीं करेगी, अगर करेगी तो उसमें क्या हथियार लेना और चलाना अपने आप में क्या है, धार्मिक प्रथाओं के विपरीत हैं। हालांकि इंदिरा जी ने ऑर्डर दिया था सैनिकों को घुसकर क्या करना, उनको जो ढूंढ कर आतंकवादियों को मारने का, और इसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया वो कौन सा ऑपरेशन था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। हालांकि ये एक सकारात्मक कार्य था आतंकवाद को देश से, पंजाब से निकालने के लिए, परंतु ये कहा जाता है विश्लेषकों के द्वारा जिन भी सैनिकों ने ये आतंकवादी घटना को समाप्त करने में अपना अंजाम दिया वो जूते पहन के, मतलब एक काम तो ये था कि वो जब अब आप आतंकवादियों के सामने हैं, उनको मारने के लिए सामने है, तो ये देखोगे कि मंदिर में हम जा रहे हैं जूते वूते निकाल के जाएं, तो वहाँ के जो लोकल सिख थे, ऐसा मतलब हमारे पुस्तकों में है कि इनसे बहुत ज़्यादा, इंदिरा जी से बहुत ज़्यादा खपा थे कि हमारे पवित्र धार्मिक स्थलों को उन्होंने क्या किया, उनके इस ऑपरेशन के द्वारा आतंकवादी को उनका सफाया हुआ, लेकिन स्वर्ण मंदिर की जो गरिमा है, पवित्रता है, इससे धूमिल हुई, जिससे सिखों में बहुत ज़्यादा आक्रोश था। और ये कहा जाता है कि इंदिरा जी को उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे उन्होंने सचेत भी किया था कि आप जो अपने बॉडीगार्ड रखते हैं, अंगरक्षक रखते हैं, उसमें जो सिख हैं उनको आप क्या कीजिए, उनको ना रखिए, क्योंकि आपकी जान माल को क्या है, खतरा है। तो उन्होंने, इंदिरा जी ने इसको रिफ्यूज़ किया था। फिर हम देखते हैं 1984 में एक सिख बॉडीगार्ड ने उनकी क्या की थी, गोली मारकर हत्या की थी। क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जैसे आप देखते हैं धार्मिक रूप से कुछ भी भावनाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन कार्यों को अंजाम देती है। तो हम देखते हैं एक विशेष बात, नैम गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट 1961 में जिसकी स्थापना हुई थी और जिसके संस्थापक देशों में भारत एक था। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के नासिर और यूगोस्लाविया के कर्नल टीटो ने तत्कालिक समय में ग्लोबल लेवल पे जो चल रहा कोल्ड वॉर था, इससे दूर रहने के लिए जो न्यूली एग्जिस्टिंग देश हैं, जैसे जिसको विकासशील देश हैं, उनको एक अलग गुट बनाने के लिए इसको क्या किया गया था, इसको स्थापित किया गया था, जिसको हम बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो भारत के नेहरू, यूगोस्लाविया के कर्नल टीटो और मिस्र के नासिर, 3 संस्थापक सदस्यों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को स्थापित करने में एक अलग गुट, ना हम अमेरिका के गुट में जाएंगे, पूंजीवादी गुट में शामिल होंगे, ना ही हम सोवियत गुट में शामिल होंगे, अपना एक अलग हम अपनी पॉलिसी को चलेंगे। नैम को गठित किया था पहली बार, और ये जो नैम का सम्मेलन है प्रति 3 वर्षों में आयोजित होते हैं किसी न किसी सदस्य देशों के अंदर। तो इंदिरा जी के कार्यकाल की जो प्रमुख घटना ये है कि भारत में पहली बार नैम का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था 1983 में। कब हुआ था बच्चों? 1983 में, जिसको हम लोग नैम का दिल्ली सम्मेलन, दिल्ली समिट के नाम से जानते हैं। ठीक, इसी समय मैंने कहा आपको पंजाब में आतंकवादी घटनाएं चल रही थी, ऊपर उत्तर में आतंकवादी घटनाएं चल रही थी। कश्मीर में पाक प्रायोजित आतंकवाद के अंतर्गत जो हमारी सबसे ऊंची शिखर है सियाचिन पर आतंकवादियों ने क्या कर दिया था, कब्जा कर लिया था 1984 को। और इस सियाचिन पर पाक के जो कब्जे को छुड़ाने के लिए सैनिकों ने एक ऑपरेशन चलाया था, और उस ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन मेघदूत। और हमारी सबसे ऊंची चोटी को क्या किया था, फिर आतंकवादियों के कब्जे से वापस छुड़ाया था।
और फिर इस चोटी को, क्योंकि ये सबसे पीओके के सबसे नजदीक लगती है, सबसे ऊपर है, सबसे दुर्गम है, 6 महीने तक यहाँ पर आना जाना बहुत मुश्किल होता है, तो बार बार इस चोटी को कब्जा कर लिया जाता है आतंकवादियों के द्वारा। 99 में भी जो कारगिल का युद्ध हुआ था, 99 के कारगिल के युद्ध में भी इसी सियाचिन पर क्या है फतेह मतलब किया था दोबारा से इंडियन आर्मी ने। तो पहला था इस 84 में पाक ने कब्जा किया सियाचिन में, जिसको कि क्या किया था, कुछ कोई पूछ रहा है, कौन से ऑपरेशन के द्वारा, ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा इस पर वापस से क्या प्राप्त की गई, सफलता प्राप्त की गई, भारत का नियंत्रण स्थापित किया गया। इंदिरा जी की हत्या होती है और अगले प्रधानमंत्री के रूप में उनके बेटे को पदवी मिलती है प्रधानमंत्री की। राजीव गांधी की एक महत्वपूर्ण इनका उपलब्धि ये है कि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री, जब ये पीएम बने थे तो इनकी आयु कितनी थी, 40 ईयर। तो अगर आपसे ये पूछे कि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी के कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं क्या है बच्चों, अक्टूबर नवंबर 1984 में सिख दंगों की जांच करने के लिए नानावटी आयोग की स्थापना की। नानावटी आयोग की, तो नानावटी आयोग का गठन किसके कार्यकाल में हुआ है, राजीव गांधी जी के कार्यकाल में। 1985 में राजीव गांधी और पंजाब के नेता अलगाववादी नेता हरचरण सिंह लोंगेवाला के बीच एक समझौता हुआ था, जो कि ये हम अलग खालिस्तान की मांग हम छोड़ रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अलगाववादी नेता हरचरण लोंगेवाला के बीच एक समझौता हुआ, जिसको गांधी लोंगेवाला समझौता बोलते हैं। (1985) में बच्चों 15 अगस्त को असम की समस्या को सॉल्व करने के लिए केंद्र सरकार और असम के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसमें असम ने भारत में के साथ अपने जो भी अलगाववादी जो अलग आसू स्टेट की मांग कर रहे थे, उस समझौते को मतलब उस मांग को छोड़ दिया और केंद्र सरकार के में एक समझौता हुआ था 1985 में 15 अगस्त को, जिसको हम असम अकॉर्ड बोलते हैं, कि अब जो वो अलगाववादी मांग है अलग असम को करने की और पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से अलग करने की, इस मांग को वो क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ठीक है, अगला 52वां संविधान संशोधन। जो किससे संबंधित है, दल बदल संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची। इसके साथ अगला है 61वां संविधान संशोधन। मतदान की आयु की गई 21 से
18 वर्ष। मतलब असम के बीच और भारत सरकार के बीच जो शांति समझौते हैं उसको करने के लिए 85 में असम समझौता हुआ। जो दल बदल, जो अनेक नेताओं के द्वारा जो दल बदल का जो एक समस्या थी, इसको सॉल्व करने के लिए 52वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसको समाप्त करने के लिए ये 52वां संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल में कठोर प्रावधान किए गए और हमारी 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। 61वां संविधान संशोधन में मतदान की आयु को बच्चों 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। 1986 में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति गठित की गई। लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में, जिसको सिंघवी समिति कहते हैं। मैं आपको जब संसदीय समितियां पढ़ा रही थी तो मैंने तदर्थ समितियां बताया था और मैंने आपको बताया था कि कुछ विशेष मामले की जांच करने के लिए एडहॉक कमेटियां क्या होती है, नियुक्त होती है। 5 प्रमुख मामले बताए थे और मैंने कहा था राजीव गांधी के समय 1987 में बोफोर्स जिसको हम बोलते हैं, तो जो एक क्या हुआ था, रक्षा समझौता हुआ था, उस घोटाले की जांच करने के लिए एक बोफोर्स मतलब उसकी जांच समिति की स्थापना हुई, तदर्थ समिति। तो अगर लिखिएगा 1987 में बोफोर्स संयुक्त जांच कमेटी 1987 में बच्चों गांधी जयवर्धने समझौता हुआ। ऑपरेशन पवन और ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में लिप्टे आतंकवादियों मुक्ति हेतु कुछ महत्वपूर्ण इनके ऑपरेशन से इसको ध्यान रखिएगा। मैंने कहा कि इन्हीं के समय में पंचायती राज संस्थाओं का अध्ययन करने के लिए एक एडहॉक कमेटी गठित की गई थी, जिसको बोलते हैं बोफोर्स जांच समिति। और इन्हीं के समय में 1987 में श्रीलंका में जो लिट्टे आतंकवादियों ने जो वहाँ के सरकार के खिलाफ एक अघोषित युद्ध छेड़ दिया था, उसमें सरकार का साथ देने के लिए सिंघवी, और वहाँ पे आपको पता है जो बहुसंख्यक जो वहाँ पे जो संख्या है वो सिंघवियों की है, और जो अल्पसंख्यक में है वो तमिल मूल के कौन है, लिट्टे। और भारत इसका समर्थन करता है वो किसका, इसलिए क्योंकि तमिल लोग है सपोर्ट में, वो लिट्टे कहीं ना कहीं वो तो इनके बीच में जो डिस्प्यूट है, इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन पवन चलाया था 1987 में। और इस ऑपरेशन के बाद लिट्टे आतंकवादियों के आतंकवाद से को कम करने के लिए श्रीलंका में चलाया गया था। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पवन, और इस ऑपरेशन के बाद
भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी और श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जयवर्धने के बीच एक समझौता हुआ जिसको हम गांधी जयवर्धने समझौता कहते हैं। ठीक है, अगला जो ऑपरेशन राजीव गांधी के समय चलाया गया वो मालदीव में था। क्या मामला था जिसको हम कौन सा ऑपरेशन कहते हैं? ऑपरेशन कैक्टस। ये जो श्रीलंका के आतंकवादी थे, लिट्टे आतंकवादी, मालदीव को भी अपने आतंक के केंद्र में उन्होंने उसको जन्म किया हुआ था। तो मालदीव को लिट्टे आतंकवादियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने भारतीय सैनिकों के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम दिया गया था ऑपरेशन कैक्टस। और इसी का सारा कुछ परिणाम ये है कि ये जो लिट्टे और जयवर्धने के जो समझौता हुआ, इसका खामियाजा ये हुआ कि जब इनका कार्यकाल खत्म हुआ और चुनाव प्रचार के दौरान ही श्रीलंका के जो लिट्टे आतंकवादियों ने मानव बम में श्री राजीव गांधी जी को क्या किया? उनकी हत्या कर दी थी। तो कहीं ना कहीं ये जो है इससे जो लिट्टे आतंकवादी हैं वो बहुत ज़्यादा क्या थे? नाखुश थे। और इसका दुष्परिणाम ये हुआ, देखो वहाँ पे पंजाब में जो आतंकवाद था उसका खामियाजा इंदिरा गांधी की हत्या, और यहाँ पे जो लिट्टे आतंकवादी क्योंकि लगातार 2 आतंकवादी ऑपरेशन चल रहे हैं, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन कैक्टस। ऑपरेशन पवन श्रीलंका में, ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में। किसको खात्मा करना है, किसको कम करना है? लिट्टे आतंकवादियों का। गुस्सा किसका बढ़ा? लिट्टे आतंकवादियों को। और फिर मानव बम के द्वारा उन्होंने किसकी हत्या की? राजीव गांधी। इसी चुनाव में सरकार अगली बनती है वीपी सिंह की। अगला चुनाव 1989 to 99 क्या किया? मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू। किसकी रिपोर्ट? मंडल आयोग की रिपोर्ट को उन्होंने लागू करवाया। अगला इसके बाद जो है वो है चौधरी चरण सिंह चंद्रशेखर। 90 और यही था 91, इनके समय की क्या भारत में क्या आ चुका था? मंदी आ चुकी थी। भारतीय अर्थव्यवस्था किसमें थी? मंदी के जड़ में थी। देश को नुकसान से बचाने के लिए ऋण की आवश्यकता थी। इसके तहत भारतीय सोने को क्या रखा गया? गिरवी रखा गया। अगली कांग्रेसी सरकार आती है किसकी? नरसिम्हा राव। 1991 to 96 विशेष बात एलपीजी के जनक, सिलेंडर के जनक। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। भैया कहाँ गया? तो क्या इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, सर ने पूरी हिस्ट्री बताई ही होगी कि जब वो उन्होंने सोना गिरवी रख दिया, WTO, IMF, इन लोगों ने शर्त क्या रखी कि आपने जो क्या है, आपने जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, आपकी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, वो हम तभी आपको सोना देंगे, इस शर्त पे देंगे जब ओपन मार्केट करेंगे, आप मुक्त व्यवस्था को करेंगे। ठीक है। अच्छा, लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस और ग्लोबलाइजेशंस क्या एक है कि अलग अलग? क्या बेसिक अंतर है? जो प्राइवेटाइजेशन है, निजीकरण है, वो आर्थिक क्षेत्र के संदर्भ में है कि आर्थिक जो क्रियाकलाप हैं उनको आप ओपन करेंगे। ठीक है। और जो लिबरलाइजेशंस हैं वो हर चीज में है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, वैल्यूज, सभी चीज में आप क्या करेंगे? लिबरलाइजेशन, उदारवादी दृष्टिकोण को रखेंगे, कंजर्वेशन को नहीं रखेंगे ना, मतलब रूढ़िवाद को नहीं रखेंगे। अच्छा, निजीकरण क्या है? सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में अपने को ओपन करना, आप हमारे यहाँ व्यापार करो, हम आपके यहाँ करेंगे। उदारीकरण क्या है? उदार नीतियों को उदार बनाएंगे, क्या
आर्थिक नीतियों को भी, सामाजिक नीतियों को भी, राजनीतिक नीतियों को भी, सभी क्षेत्र में इस व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? लिबरलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है? वैश्वीकरण। हर चीज, हर मतलब मार्केट से लेकर हर चीज का आना जाना, मुक्त प्रवाह, मुक्त आवागमन, जिस व्यवस्था को हम कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, क्या थे हम बात कर रहे थे? नरसिम्हा राव की। नरसिम्हा राव ने जनक थे एलपीजी के, क्योंकि इन्होंने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की बात की। वित्त मंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया? वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने जो आने वाले जो प्रधानमंत्री थे उस समय एक बड़े ही आर्थिक रूप से एक जानकार व्यक्ति मनमोहन सिंह इनके वित्त मंत्री थे। विदेश नीति के संदर्भ में बच्चों इनकी दो नीतियां बहुत महत्वपूर्ण है, लुक ईस्ट एंड लुक वेस्ट। जो हमारे पूरब के देश हैं उनके साथ अच्छे संबंधों को स्थापित करना, और जो हमारे देश के पश्चिम के देश हैं उनके साथ भी अपने संबंधों को, अपने जो वैदेशिक संबंधों को, इनको मजबूत करने के लिए इन्होंने लुक ईस्ट और लुक वेस्ट की पॉलिसी को क्या किया? अपनाया। इन्हीं के समय में बच्चों इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाद है। आपको पता है बीपी सिंह ने मंडल आयोग को लागू कर दिया, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के संदर्भ में था। ये याचिका न्यायालय में पहुंची, क्या ये जो आरक्षण है अन्य पिछड़ा वर्ग को, क्या हम इसकी सीमा को बढ़ा सकते हैं? क्या आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर जा सकती है? इस संपूर्ण आरक्षण के संदर्भ में मामले की सुनवाई करने के लिए बच्चों एक महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया 16 नवंबर 1992 को इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जिसमें आरक्षण के मतलब जो क्षेत्र में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय को क्लियर किया। हालांकि उसके बाद बहुत से आरक्षण आए, ईडब्ल्यूएस में जो अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण था, लेकिन जो आरक्षण के क्षेत्र में ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए अनेक निर्णयों में ये इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो मामला है अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखता है। जैसे कौन सा रखता है? 1973 का पेशवानंद भारती केस, जिसने संविधान की किसकी बात की? बेसिक स्ट्रक्चर की बात की, है ना, मूलभूत संरचना की बात की। तो वो बेसिक स्ट्रक्चर के क्षेत्र में था, संशोधन के क्षेत्र में था, और ये आरक्षण के क्षेत्र में था। इसी को बेस मानकर क्या है कि ये जो भी सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के द्वारा आरक्षण पर अपने फैसले को प्रतिपादित किया जाता है। 6 दिसंबर 1992 क्या हुआ? बाबरी मस्जिद विध्वंस। बाबरी विध्वंस की घटना इन्हीं के मतलब कार्यकाल की थी, और इसके अलावा इनके कार्यकाल की प्रमुख जो घटना थी वो बच्चों ये थी कि राजीव गांधी की हत्या की जांच करने के लिए, राजीव गांधी की हत्या की जांच करने के लिए सरकार ने एक आयोग गठित किया, जिसका नाम था जैन आयोग। वाजपेयी
3 बार प्रधानमंत्री, पहली बार 1906, दूसरी बार 1998, तीसरी बार 2001 से 2000। ये कहते हैं 13 दिन, ये कहते हैं 13 माह। शायद 2000 है, इस पेपर कंफर्म कर लेंगे। क्या क्या घटनाक्रम है? किससे संबंधित है 91वां संविधान संशोधन? बोलिए। दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया गया। संविधान समीक्षा आयोग की स्थापना, संविधान समीक्षा आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में? M.N. वेंकट चलैया की अध्यक्षता। ठीक, तो इनके समय की जो प्रमुख घटनाक्रम है 51वां संविधान संशोधन था। दर बदल पर मैंने आपको कल ही बताया था कि जो संख्या थी मंत्रिपरिषद की वो क्या थी? वेंकट चलैया रिपोर्ट में 10% निर्धारित की गई थी और दर बदल कानून पारित करके ये संख्या को 10% से कितना कर दिया गया? 15%। मनमोहन सिंह 2004 से 2 कार्यकाल कितना हुआ? क्या क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिनियम 2005, मनरेगा 2006, घरेलू हिंसा अधिनियम, श्री मोदी 2014 से कंटिन्यू। 99वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान, 103, 104, 105। 99वां संविधान संशोधन वो एकमात्र संविधान संशोधन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के द्वारा निरसित कर दिया। निरसित मतलब अबॉलिश मतलब समाप्त कर दिया। और वो किससे था? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो चयन की पद्धति थी मैंने आपको क्या बताया था? जो न्यायिक नीति आयोग था, है ना, उससे संबंधित था।
ये 99वां संविधान संशोधन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध, जिसको समाप्त घोषित कर दिया। तो हम जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे, पढ़ा हालांकि हमने कंप्लीट नहीं किया उसमें, ये संविधान संशोधन अपने आप में बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो 100वां संविधान संशोधन है, ये किससे है? ये LBA, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट, इसके बीच हुआ था भारत बांग्लादेश, LBA समझौता, इंडिया एंड बांग्लादेश। कुछ जमीनों को भारत ने बांग्लादेश को ट्रांसफर किया और कुछ जमीनों को बांग्लादेश से भारत को हस्तांतरित करने के लिए ये लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट के लिए 100वां संविधान संशोधन कर लिया। 101 रुपया हम चढ़ाते हैं, पैसे से संबंधित है, और एक संबंधित है GST से संबंधित। 102 संबंधित है बच्चों OBC आरक्षण से संबंधित, और 105 भी है किससे? राज्यों में OBC आरक्षण से संबंधित। 103 किससे है? प्रश्न मेरा है। और 104 किससे? बोलिए। EWS को 10% आरक्षण दिया जाए, इससे संबंधित है। और ये जो OBC आरक्षण है इसको 10 वर्ष और बढ़ाया जाए। OBC आरक्षण EWS 10%। और 105वां संविधान संशोधन किससे है बताइए? लेटेस्ट वाला बोलिए। आपको पता नहीं? 370 भी नहीं। मनोनीत सदस्य वाला नहीं है बेटा, वो था 104, सॉरी 104 वो है उससे अभी एंग्लो इंडियन से संबंधित, और 105 है OBC आरक्षण से संबंधित एंग्लो इंडियन। मनोनयन को समाप्त किया गया। मन लिख लीजिएगा, मार्कर हो गया है। मनोनयन को समाप्त, किसी के पास है? चलिए नया टॉपिक, केंद्र सरकार के मोस्टली सभी पॉइंट्स को हमने कवर किया। अब हम आते हैं राज्य। भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237। बच्चों हमको पता है, आपको पता है, भारत में संघवाद है, फेडरेशन सिस्टम है, देश विशाल है, और विशाल देशों में शासन को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए हमने संघवाद को चुना। बटा हुआ है कार्य बड़े भाई और छोटे भाइयों के बीच में। बड़ा भाई है केंद्र और छोटे भाई हैं राज्य। राज्यों का सिस्टम कैसे चलता है, वहाँ की क्या व्यवस्था है, इससे संबंधित जो प्रावधान है वो है बच्चों भाग 6 में। कौन से अनुच्छेद से? 152 से 237। जैसे हमने केंद्र में पढ़ा वही सिस्टम कहाँ अप्लाई है? राज्य व्यवस्था या राज्य शासन व्यवस्था में। केंद्र में भी संसदीय व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि राज्यों में अध्यक्षात्मक हो जाएगा। राज्यों में भी क्या है? अध्यक्षात्मक व्यवस्था। ठीक, यहाँ पर भी जैसे हमने केंद्र में देखा, काम करने के लिए 3 अंग थे। जो कानून बनाता था वो संसद, लागू करता था प्रधानमंत्री, उनकी कैबिनेट, और जो न्याय देता था सर्वोच्च न्यायालय। उसी प्रकार राज्यों में भी कानून निर्माण करने की जो जिम्मेदारी है लेजिस्लेशन का, संसद के समान हमने किसको दिया है? राज्य विधानमंडल।
न्यायपालिका कौन है? हाई कोर्ट। आपने केंद्र में क्या पढ़ा? कानून बना रहा है संसद। ये केंद्र की व्यवस्था और ये किसकी है? राज्य की व्यवस्था। सेम पैरेलल चल रहा है। कानून बना रहा है केंद्र में संसद, राज्यों में विधानमंडल। केंद्र में कार्यपालिका का काम कर रहा है पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राज्यों में सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद। केंद्र में न्याय का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन? सुप्रीम कोर्ट। और राज्य में हायर कोर्ट। तो भैया ऊपर वाला पावरफुल, नीचे वाला लेस देन पावरफुल। क्यों? हमने कामों को बांटा तो, हमने फेडरेशन को चुना तो, लेकिन हमारा फेडरेशन किसकी ओर झुका है? बड़े भाई की ओर। तो आपको ये देना सेम सिस्टम है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम दोनों के पावर को, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप को देखेंगे, इक्वल पावर है, लेकिन बड़े वाले भाई के पास ज्यादा पावर। मतलब केंद्र सरकार हर मामले में क्या है? कहीं ना मतलब राज्यों से ज्यादा पावरफुल है। और हमारा जो रिलेशन है सेंटर और स्टेट का, वो किसके फेवर में झुका हुआ है? सेंटर के फेवर में झुका हुआ है, केंद्र के पक्ष में झुका। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, हम लोग एक एक करके इन चीजों को पढ़ेंगे। न्यायपालिका को हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं। हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? हमारे कानून निर्माण करने वाले अंग विधान मंडल। तीन अंग हैं, जैसे केंद्र में हमने देखे, केंद्र में एक अंग है राष्ट्रपति, यहाँ पे कौन है? राज्यपाल। केंद्र में हमने देखा निम्न सदन, कौन है? लोकसभा, यहाँ पर विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। केंद्र में क्या है? राज्यसभा, राज्य में क्या है? विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। केंद्र में संसद सदस्यों को हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, और राज्य के विधान मंडल और विधान परिषद के सदस्यों को हम एमएलए और एमएलसीज बोलते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सामान्य से। ठीक, कानून निर्माण करने के संदर्भ में जैसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो कानून, वो विधेयक, विधि बनता है, अधिनियम बनता है, उसी प्रकार राज्य विधानमंडल में राज्यपाल के पास भी उस बिल पर अपनी सहमति के बाद वो अधिनियम, वो बिल अधिनियम प्राप्त करता है या अधिनियम बनता है। राज्यपाल उस बिल पर हस्ताक्षर कर देगा तो क्या होगा? अधिनियम बन जाएगा। हस्ताक्षर नहीं करेगा तो क्या होगा? या फिर तो वो नहीं भी कर सकता है, या फिर तो वो राष्ट्रपति के पास भेज भी सकता है उसको आरक्षित कर। ठीक है, तो अभी हम लोग किस पर फोकस कर रहे हैं? राज्य विधानमंडल के दो सदन, विधानसभा और विधान परिषद। बच्चों, आपको पता है कुछ राज्यों में बाईकैमरल
सदनात्मक है और कुछ में यूनिकैमुलर, मतलब एक सदनात्मक। क्या बोला मैंने? कुछ राज्यों में द्विसदनी और कुछ राज्यों में, कुछ क्या, अधिकतर राज्यों में एक सदनीय। तो प्रश्न ये है कि कितने राज्यों में द्विसदनीय है? 6 राज्यों में। कौन कौन से? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कितने हुए? 5 हुए। कर्नाटक, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, कितने हुए? 6। मैंने यहाँ पे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, कुछ पे, और यहाँ पर क्या लिखा? अधिकतर में, मतलब बाकी में कौन सा सिस्टम काम करता है? और केवल कितने में? दोनों सदन, मतलब जहाँ एक सदनीय होगा वहां पर क्या होगा? खाली विधानसभा होगी, और जहाँ पर 2 सदन होंगे वहां पर क्या होगा? विधानसभा प्लस विधान परिषद। मतलब भैया रखो रखो, नहीं नहीं रखो, कोई मतलब नहीं, मतलब पावर इनके पास कम है, इतना आप मान के चलिए। जब आप इनकी पावर्स को एनालिसिस करेंगे तो ये दिमाग में रखिए कि मैक्सिमम स्टेट्स में तो ये है ही नहीं, तो महत्वपूर्ण कार्यों को करते नहीं है। फिर कौन है मेजॉरिटी, कौन है पावरफुल? विधानसभा। कितने राज्यों में? 6। ठीक है? क्या हुआ, ठंड लग रही है? नहीं, फैन बंद कर दो बेटा। मेजॉरिटी का ध्यान नहीं रखते, अपना ध्यान रखते हैं। एक और चीज, आप आगे पढ़ेंगे, मैंने कहा विधानसभा, विधान परिषद संसद के लोकसभा और राज्यसभा के समान है। जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इनमें से कौन स्थायी सदन है? ये मुझे बताएं। राज्यसभा, विधान, राज्यसभा बताएं। मतलब लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल निश्चित है, मतलब कुछ समय के लिए है। इसको एक बार होता है फिर ये समाप्त हो जाता है। ये एक अस्थायी सदन है। केंद्र का लोकसभा और राज्य का विधानसभा, ये दोनों शक्तियों के मामले में एक जैसे हैं। ठीक है? स्थायी सदन कौन है? हम कहते हैं राज्यसभा और विधान परिषद। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, जब हम पढ़ेंगे तो ये बात सही है, विधान परिषद एक स्थायी सदन है। ये क्या है? इसको क्या नहीं किया जा सकता? भंग नहीं किया जा सकता। शब्दों पर गौर करना, इसको क्या नहीं किया जा सकता? भंग नहीं किया जा सकता, परंतु समाप्त किया जा सकता है। इस नजरिए से ये स्थायी सदन नहीं है।
हम अक्सर क्या पढ़ते हैं, लोकसभा विधानसभा अस्थायी है और राज्यसभा विधान परिषद क्या है, राज्यसभा और विधान परिषद स्थायी है और लोकसभा विधानसभा अस्थायी है। इसको शब्दों पर इन क्या पढ़ेंगे, लोकसभा और विधानसभा को भंग कर सकते हैं, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये भंग नहीं होते, सदस्य 6 वर्ष के लिए कार्य करते हैं, जबकि विधान परिषदें क्या होती है, कार्य करती हैं, भंग नहीं होती हैं लेकिन समाप्त की जाती है। और इसका उदाहरण क्या है बच्चों, आंध्र प्रदेश 1957 में आंध्र प्रदेश को गठित किया गया, ठीक। फिर 1987 को इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो आप कहोगे मंडल होगी तो आपने बोला आंध्र प्रदेश है। फिर 2007 में इसको फिर से गठित कर दिया गया, बना दिया गया, मतलब बना, खत्म, फिर बना। और ऐसे कोई उदाहरण है पंजाब और वेस्ट बंगाल 1971 में इसको समाप्त कर दिया गया। मतलब ये पहले था विधान परिषद, द्वि सदनीय थी यहाँ की राज्य विधानमंडल, कब समाप्त कर दिया गया, 1971 में। और तमिलनाडु, ये फैक्ट लिखते जाइएगा, और तमिलनाडु इसके विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया बच्चों 1986, 1986। और आप अभी तक ये पढ़े थे कि हमारे यहाँ पे 7 विधान परिषदें हैं, है ना। इसमें कौन थी, जम्मू कश्मीर की। लेकिन 2019 में क्या किया गया, धारा 370 को समाप्त किया गया और जम्मू कश्मीर राज्य को किसमें, यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया और वहाँ की विधान मतलब को समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर की क्या है, विधान सभा है, आप पढ़ते हो। और वो किसमें कन्वर्ट हो गई है, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में। आप पढ़ते हो दिल्ली पौंडीचेरी की अपनी क्या है, विधान सभा है। अब कौन हो गया है, जम्मू कश्मीर। तो कितने यूटीज के पास विधान सभाएं हैं, 3। विशेष बात क्या आपको रखनी है, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या इसकी विधानसभा को मत देने का अधिकार है, नहीं। किसको है, दिल्ली और पौंडीचेरी। यहां तक की कहानी क्लियर हुई, आगे बढ़े। आर्टिकल्स की बात करते हैं। 168, 169, 170, 171। कितने आर्टिकल संबंधित हैं, 4। हालांकि इसके आगे पीछे भी बहुत है, लेकिन अभी फिलहाल हम इन 4 को देखकर आपको बातों को समझाने का और समझने का प्रयास करेंगे। 68, 69, 70, 71। 68 संबंधित है बच्चों विधानमंडल से, विधानमंडल के गठन से। ध्यान रखिएगा, विधानमंडल मतलब केंद्र का संसद, और विधानमंडल के कितने अंग, 2 अंग। देखो बच्चों, मैं दोनों ही लेवल को ध्यान में रख रही हूँ। आप कहेंगे मैडम ये तो बेसिक बातें हैं, है ना, हम सबको पता है। लेकिन इसमें बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने कभी भी पॉलिटी को पढ़ा नहीं है, तो हम उन ग्राउंड लेवल पे भी बात करेंगे। और बहुत से ऐसे फैक्ट हैं जो मोस्टली क्या है, बहुत हाई लेवल है। ये बहुत सी चीज़ें हमको बेसिक ही समझ में नहीं आती, हम कंफ्यूज हो जाते हैं।
ठीक है, तो विधानमंडल के गठन की बात करेंगे और ये बात करता है 168 कि विधानमंडल 2 सदन होंगे, विधानसभा, विधान परिषद, कितने सदन, सदन होंगे, विधानसभा हो सकते हैं, विधान परिषद, और कितने राज्यों में है वर्तमान में 6। कौन कह रहा है 168। 169 कह रहा है विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया, प्रोसीजर। कि भैया दूसरा जो सदन है वो बनता भी है और समाप्त भी होता है, तो बनाने के और समाप्त होने की प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में बात करता है कौन 169। क्या प्रक्रिया है बनाने की और समाप्त करने की, यहीं पर हम समझ लेते हैं। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं कौन करता है, संसद। किस बहुमत से, संसद का कौन सा बहुमत चाहिए, सामान्य बहुमत। तो खाली इसी के बहुमत से काम चलेगा नहीं, कब ये करेगा सामान्य बहुमत, इससे पहले प्रस्ताव उस राज्य की विधानसभा, ध्यान रखिएगा संसद ये सामान्य बहुमत से तभी पारित करेगा जब विधानसभा अपने कुल सदस्यों प्लस उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे। मतलब किसी भी राज्य में विधान परिषद का निर्माण कैसे होता है, इसको समाप्त किया जाता है, क्या प्रोसेस है। पहला प्रोसेस, उस राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत और जिस दिन वोटिंग होती है इस प्रस्ताव पे, उस दिन जितने भी मेंबर उपस्थित हुए हैं उनके कुल सदस्य के 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दे तो ये भेजा जाता है कहाँ पर, संसद में। और संसद में कौन सा बहुमत चाहिए, सामान्य बहुमत। उस राज्य में विधान परिषद के निर्माण और उसके समाप्त करने के ये बात करता है कौन, 169। उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल हम यूपी की बात करें। यूपी में बच्चों विधान जो सभा है इसकी सदस्य संख्या है 403, ठीक है, और विधान परिषद की सदस्य संख्या है कितनी, 100। मान के चले किसी ऐसे राज्य जहां पर विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है, सिंपल सा उदाहरण लेते हैं 100, छोटा राज्य, विधानसभा कितनी है 100, विधानसभा टोटल संख्या 100 है, इसका मैंने क्या बोला, कुल सदस्यों का बहुमत। तो कुल सदस्यों का बहुमत कैसे होगा, 100 का आधा कितना, 50 प्लस 1, कुल सदस्यों का बहुमत मतलब 51 तो होने ही चाहिए, ठीक है। 100 है, 100 में से मेजॉरिटी कितनी है, हाफ प्लस 1, 51 वोट आने ही चाहिए, इतना होना चाहिए। और फिर मान लो जिस दिन ये प्रस्ताव सदन में रखा गया, टोटल सदस्यों में से 60 सदस्य आए, कितने आए, 60 आए, 100 नहीं आए, 60 आए, तो 60 का 2/3 कितना हुआ, 40। तो क्या बच्चों 40 51 से कम है कि ज्यादा, कम है, तो प्रस्ताव पारित होगा, नहीं होगा।
हमने 2/3 है 40, तो हमको लाना कितना है 51। अगर 60 में 51 कहते हाँ हाँ बनना चाहिए तो पारित हो जाता, लेकिन कहा किसने, कितनों ने कहा, सिर्फ 40 ने। किसी दिन उपस्थित हुए कितने, 90 का 2/3 वोटिंग किया, कितना हुआ 60। इस दिन तो नहीं पारित होगा, क्या इस दिन पारित हो जाएगा? हाँ। क्यों? क्योंकि 60 सदस्य पूर्ण बहुमत के अधिक। ठीक है, तो ये है क्या प्रक्रिया 169 के अंदर कुल सदस्यों का बहुमत, और उस दिन जिस दिन वोट डालना हो उसका 2/3 जो कि ज्यादा होना चाहिए किसके, कुल सदस्यों के। कौन बात करता है? 160। विधान सभा के संरचना 170 और 171 विधान परिषद की संरचना। क्या मतलब है? कुल सदस्यों प्लस 2/3। किसी भी राज्य में विधान सभा, जब हम सदस्य संख्या की बात करते हैं, किसी भी राज्य में जो सदस्य संख्या होनी चाहिए विधान सभा की, वो 500 से अधिक नहीं, और 60 से कम नहीं। ऐसा हमारे संविधान में उल्लेखित। परंतु 1957 के जो हमने कल स्टेट रिफॉर्मिंग कमेटी बताई थी, राज्य पुनर्गठन आयोग, और बहुत सारे राज्यों का भाषा के आधार पर गठन हुआ, छोटे छोटे राज्य बने, और उसके बाद में 1963 के बाद जब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स का क्या हुआ, उनको रिफॉर्म किया गया, बनाया गया, तो कई ऐसे छोटे छोटे राज्य बने जिनकी विधान जो सभा है उनकी सीटें 60 से कम थी, जिसको कि संविधान संशोधन करके इसको कहा गया कि अगर कम जनसंख्या में उस राज्य की विधान सभा की सीटें 60 से कम हैं तो ये संविधान के नियमों का, प्रावधानों का उल्लंघन नहीं। तो बात आती है कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी विधान सभा की संख्या टॉप 5 ऐसे हैं, सबसे अधिक है, और कौन से ऐसे 5 राज्य हैं जिनकी विधानसभा की सदस्य संख्या सबसे कम है। नंबर 1 यूपी 403, नंबर 2 वेस्ट बंगाल कितनी 294, नेक्स्ट महाराष्ट्र कितनी बच्चों 288, नेक्स्ट गुजरात 243, नेक्स्ट तमिलनाडु 234। टॉप मोस्ट ऐसे राज्य जिनकी विधानसभा की सदस्य संख्या 5, सर्वाधिक विधानसभा की सदस्य संख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, और सबसे कम संख्या वालों में है कौन, कितनी
सिक्किम 32, गोवा 40, मिजोरम 40, मणिपुर 60, मेघालय 60, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश 60। तो अपवाद कौन कौन से स्टेट है जिनकी संख्या 60 से कम है? पौंडीचेरी, सिक्किम, गोवा और मिजोरम। ठीक है, ये बात इनको जो कहा गया, मैंने अभी बोला कि ये कुछ विशेष राज्य हैं जिनको ये कहा गया कि ये इनकी चूंकि संख्या कम है तो ये संविधान का जो प्रावधान है कि 500 से अधिक नहीं होने चाहिए और कितने 60 से कम नहीं होने चाहिए, इसको इसमें छूट प्रदान कर दी गई। ठीक है, तो ये बात सृजन कैसे हुआ, उसका वो क्या हुआ, मैंने आपको यहाँ पर बताया। विधान परिषद, यहाँ तक कोई दिक्कत? 5 सबसे अधिक है, 5 सबसे कम है। विधान परिषद एक स्थायी अगर है तो स्थायी है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। जिसके कितने सदस्य कितने वर्षों में क्या लेते हैं, समाप्त होता है इनका कार्यकाल? 2/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में क्या करते हैं, अपना जो जिनका 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है ये अपना त्यागपत्र देते हैं। योग्यता कितनी होनी चाहिए, क्या है इसकी योग्यता? बोलिए। 25 और 30 होगी। नहीं तो 25 विधानसभा की, तो 25 उनकी और इनकी 30। भारत का नागरिक, आयु 30 वर्ष। तीसरा मतलब विधानसभा में मतदान, किसी भी विधानसभा में मतदाता हो, किसी भी विधानसभा के क्षेत्र का क्या हो, ये वोटर होना चाहिए। और क्या? लाभ न हो, लाभ के पद पर न हो। और क्या एक व्यक्ति विधानसभा का भी सदस्य हो सकता है, विधान परिषद का भी हो सकता है? नहीं। अगर ये ऐसा है तो उसको एक जगह की सदस्यता को त्यागपत्र देना होगा। कार्यकाल सामान्य रूप से स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जाता, इसको समाप्त किया जाता है तो है, नहीं है तो नहीं। लेटेस्ट में आपको पता है उड़ीसा ऐसा राज्य है जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद के गठन की मांग चल रही है। विधान परिषद की संरचना हम लोग देखेंगे, इसके सदस्यों का जो चुनाव होता है बच्चों, राज्यसभा का ही प्रोसेस है। आनुपातिक पद्धति से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है, आनुपातिक पद्धति से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। जो इसके क्या मैं लिख रही हूँ, संसद में लिख दिया, इसको कैसे आपको याद करना है? याद करने की ट्रिक है 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12। 2 बार 3 3, 1 बार 6 और 2 बार
बार, ठीक है, 2 बार 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/2। सदस्यों का मतलब ये जो सदन है बच्चों, ऐसे समझिए, ये जो सदन में जो मेंबर चुने जाएंगे ये जनता के द्वारा नहीं चुने जाएंगे, ये चुने हुए व्यक्तियों के द्वारा चुने जाएंगे, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा चुने जाएंगे। और इनका जो निर्वाचन होगा विधान परिषद का, इसमें जो इनकी सीटें हैं, कितने सदस्य इस तरीके से, कितने सदस्य इस तरीके से, कितने सदस्य इस तरीके से, इसकी बात करता है। एक और विशेष बात, विधान, बहुत धीरे धीरे बताऊंगी, परेशान मत होइए, बस ये याद रखिए नंबर 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12। अच्छा, और क्या दिमाग में रखना है आपको, इसमें कुछ सदस्यों का निर्वाचन होता है इनडायरेक्ट वे, और कुछ सदस्यों का मनोनयन होता है। मनोनयन मतलब एक कोई बड़ा धारी पदधारी है, अच्छा ठीक है, विधान परिषद की सदस्यता हम तुम्हें दे रहे हैं, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, मनोनयन। और मनोनयन करता है कौन, राज्यपाल। कितने का, 1/6। तो मैंने क्या बोला, कुछ का निर्वाचन, निर्वाचित, और कुछ बाकी सब निर्वाचित होते हैं, खाली कितने मनोनीत होते हैं, बीच वाले, इससे कम वाला नहीं, इससे ज्यादा वाला नहीं, ठीक है। वापस आइए, 1/3 जो लोकल बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज मतलब नगर निगम, वार्ड, पंचायत के सदस्यों का निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए लोकल बॉडीज। आपने अगर पंचायतों को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा हमारी जो व्यवस्था है कैसी है, ऐसी ही है ना बच्चों। सेंट्रल में कौन है, केंद्र, बीच में कौन है, स्टेट, लोकल में क्या है, लोकल बॉडीज, जिसमें शहर और गांव हैं। गांव में पंचायतें होती हैं और शहर में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर महापालिका, नगर निगम होते हैं। तो इन लोकल बॉडीज की जो मेंबर होते हैं, जिनको इलेक्शन के द्वारा भी नगर निगम का चुनाव आने वाला है, पंचायतों के जो चुने हुए सदस्य हैं, इनका एक चुने हुए सदस्य चुना किसने, जनता ने। कहाँ भेजा, इन जगहों पर। इनका एक क्या बनेगा, एक निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज। और ये फिर कितने सदस्यों को विधान परिषद के चुनेंगे, 1/3। ये लोकल बॉडी है। और ये हैं जो एमएलए होते हैं, विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित। शॉर्ट में लिख लीजिए MLA, मतलब इसका जुड़वा भाई जो है, जिसके पास ज्यादा पावर है, छोटा है लेकिन पावरफुल है, मतलब विधानसभा। विधानसभा के सदस्य कितने को चुनेंगे, 1/3। यहाँ कितने को चुन रहे हैं, लोकल बॉडीज के 1/3। यहाँ पर 1/3 कौन,
जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनयन कौन कर रहा है? राज्य। कितने का? अब आओ दो ही ठो बचे, और दो ही ठो बचे हैं टीचरों के पास। मतलब एक में आप वोट दे सकते, मतलब जो ग्रेजुएट हो गए हैं, और एक में वो वोट दे सकते, मतलब उनको चुन सकते हैं जो टीचर्स हैं। जैसे 1/12 सदस्यों का जो चुनाव होगा स्नातकों के द्वारा, ग्रेजुएट्स के द्वारा, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका हो 3 वर्ष, कितने वर्ष तक ग्रेजुएट हो चुके हो, तब जिनका ग्रेजुएशन हुए, जो 2000 में ग्रेजुएट हुआ है, वो 1/12 सदस्यों को चुनेगा। कब? 2003। ये नहीं कि आज ही हुए और कहो कि हम लोग चुनेंगे, एलिजिबल नहीं है। कम से कम कितना होना चाहिए? और जो माध्यमिक शिक्षक है, मिडिल जो टीचर्स हैं या जो टीचर हैं, जिन्होंने अपनी सेवा का कितने वर्ष तक कार्य कर चुका हो? 3 वर्ष, वो कितने सदस्यों को चुनेंगे? 1/12, 1/12। मतलब जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो एक तरीके से नहीं चुने जाते, सरपकाऊ तरीके से चुने जाते हैं, जिसमें कुछ टीचर्स चुनते हैं और कुछ चुने हुए सदस्य चुनते हैं, और एक मतलब और कुछ को राज्यपाल स्पेशल पावर से क्या करता है? मनोनीत है। और ये क्या है? इनको जो है क्या 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12, 1/3 लोकल बॉडीज के इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा, 1/3 MLAs के द्वारा, 1/6 गवर्नर के द्वारा, 1/3 ग्रेजुएट्स जो कितने 3 वर्ष, और 1/3 टीचर्स कितने 3 वर्ष तक टीचिंग। ये सदस्य क्या चुनते हैं? विधान परिषद के सदस्यों को कौन से तरीके से? आनुपातिक पद्धति, एकल संख्यबड़ी मत पद्धति, इनडायरेक्ट। टाइम हो गया क्या? समझ में आया?